पे भी मिल ही रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, अटेम्प्ट्स टू प्रमोट। अब देखो इसी क्वेश्चन को पिछली बार कैसे पूछा था कि इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज को लेके, तो इंडियाज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, तो जवाब आ गया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंडिया की भाषा पॉलिसी या भाषा नीति कहते हैं। मतलब भाषा नीति की बात हो रही है कि भाषा को कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, कितनी भाषाएं हो, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसकी बात कोठारी कमीशन में हुई थी 1964-66 में, वही उसी को रिकमेंडेशन मान करके चला जाता है। भाषा की जब बात होती है कि पहली भाषा मदर टंग होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज जो भी क्षेत्रीय भाषा है वहां की, फिर आपका हिंदी इंग्लिश आ जाता है, और अगर हिंदी भाषी क्षेत्र है तो तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा। ठीक, तो समझते हैं। अब इस बार दूसरी तरह से पूछ लिया सेम क्वेश्चन को कि इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अटेम्प्ट्स टू प्रमोट, त्रिभाषी या त्रिभाषा सूत्र जो है वो किस चीज को प्रमोट करने की बात करता है। पहला है बाइलिंगुअल एजुकेशन विद द फोकस ऑन हिंदी, यानी हिंदी पे फोकस रखो और बाइलिंगुअल रखो एजुकेशन को, यानी 2 भाषाएं होनी चाहिए, या फिर 2 क्यों होनी चाहिए, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, भाषा तो 3 होनी चाहिए। फिर आते हैं मदर टंग बेस्ड ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी जो मातृभाषा है वो आपकी मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता पे बेस्ड हो। फिर आता है आपका मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, कई सारी भाषाएं सिखाओ शिक्षा में, या मोनोलिंगुअल एजुकेशन यानी सिंगल लैंग्वेज को, मोनो का मतलब सिंगल, बाय का मतलब 2। ठीक, तो या फिर 2 भाषाएं या फिर सिंगल भाषा। बताओ क्या करेंगे, फटाफट से बताओ। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया के लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है। तो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म यानी सभी बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, यानी मदर टंग का यूज करेंगे प्राइमरी लेवल पे, और जब हर बच्चा अपनी मदर टंग का यूज कर रहा होगा, तो 40 बच्चे हैं यदि क्लास में मान लें, तो 40 से 40 बच्चों की मदर टंग हिंदी तो नहीं हो सकती भाई, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, हम कहते हैं बहुभाषी देश है भारत एक, तो हो सकता है किसी की मदर टंग पंजाबी हो, किसी की गुजराती हो, किसी की मराठी हो, किसी की हिंदी हो, किसी की अंग्रेजी भी हो सकती है, किसी की संस्कृत हो, हालांकि आजकल बहुत संभावना कम है संस्कृत की, बट हो सकती है ना। तो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म यानी किसको, मातृभाषा को बेस बना करके आप बहुभाषिता को प्रमोट करो, ऐसा आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है। बिल्कुल सही बात है। जो फर्स्ट लैंग्वेज है या जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या होना चाहिए, निर्देशन का जो माध्यम हो भाषा में वो मातृभाषा होना चाहिए। बच्चे की मदर टंग में आप उसको शिक्षा दीजिए प्राइमरी लेवल पे, यानी क्लास 1 to 5। ठीक, तो जब सब अपनी मदर टंग का प्रयोग कर रहे होंगे तो क्लासरूम जो है वो मल्टीलिंगुअल वैसे ही बन जाएगा, बहुभाषी ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। ठीक, तो मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन इन सबसे बेहतर यही है, क्योंकि आपको पता है मदर टंग को हम बेस बना करके चलते हैं प्राइमरी क्लासेस में, और मदर टंग जरूरी है बच्चे के लिए। ठीक, तो ये एक सिंपल बात हुई। आगे बढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके हिंदी में भी पूछ लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल सेम ही रहते हैं जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा, व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी विच हैज एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स एंड टीचेस एन एक्सप्लिसिट मॉरल कॉल्ड, यानी एक ऐसी स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी है, उसको क्या कहेंगे, है क्या उसमें हैज एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स, एनिमल जो है वो मेन कैरेक्टर है ना। वो कौन सी, मोगली में तो इंसान है मेन कैरेक्टर, मान लो इसी तरह की और भी कुछ आपको स्टोरीज मिल जाएंगी जिसमें एक एनिमल है, कोई शेर हो सकता है, कोई और हो सकता है, जो कोई फॉक्स हो सकती है, लोमड़ी हो सकती है जो मेन कैरेक्टर हो, एंड टीचेस एन एक्सप्लिसिट मॉरल, अब एक आपको नैतिक शिक्षा दे करके जाता है ये कैरेक्टर। ठीक, इसको क्या कहेंगे, पहला है कि होता है ना अंत में मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है ना, कि इससे हमने ये सीखा, ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ बोलना पाप है ना। देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, साइंस फिक्शन है ये। देखिए, साइंस फिक्शन में टेक्नोलॉजी की, इनोवेशन की कुछ ऐसी बात जरूर होगी, है ना। स्टोरी है, मूवीज में भी साइंस फिक्शन अपने आप में एक जॉनरे है, मतलब बहुत सारी मूवीज आप लोग देखते हैं, अभी शायद हमारे जो बॉलीवुड में आई थी कल की नाम था आई थिंक, हाँ, तो कह सकते हैं उसको, तो मूवीज भी तो स्टोरीज ही है ना अपने आप में। तो साइंस फिक्शन तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ एनिमल्स की बात हो रही है और मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात हो रही है। ठीक, ट्रैवलॉग, अब ट्रैवलॉग में भी क्या है, वृतांत है, यात्रा वृतांत है कि आप गए थे कहीं, फिर आपकी यात्रा ऐसी रही, ये इन लोगों से मिले, जो भी आप यात्रा के बारे में लिखते हैं, जबकि यहाँ एनिमल और उसकी दुनिया के बारे में बात हो रही है, मॉरल यानी सही और गलत के बारे में बात हो रही है, ना कि यात्रा के बारे में। फैंटेसी है, तो फैंटेसी में टोटल इमेजिनेशन होती है, या फिर फेबल है ना,
फैंटेसी में जरूरी नहीं है चीजें इसमें मॉरल की जरूरत हो, फैंटेसी तो कुछ भी हो सकता है कहीं से भी, है ना। वो कौन सा गाना है आजकल बहुत बार मेरे दिमाग में फैंटेसी आता है, जब हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, है ना, कि मैं आ कहूं तू आ जाए, मैं इश्क कहूं तुझे हो जाए, ये वो फैंटेसी का ही उदाहरण है ना। नैरो अप्रोच है, उसको फिलोसॉफिकली देखेंगे तो डिफरेंट हो जाएंगी चीजें, बट ये क्या फैंटेसी का ही उदाहरण है। जब आप ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे तो फैंटेसी में ही आएगा। तो इमेजिनेशन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, है ना। फिर आते हैं लास्ट ऑप्शन पे जो कि सही भी है, फेबल। फेबल जो है एक कहानी है जिसमें एनिमल्स को एज मेन कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं और लास्ट में कुछ एक मॉरल भी होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या पूछा है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं और 4 में से करेक्ट कौन सा है, यानी सही का चुनाव करना है आपको। फटाफट से बताओ। तो ए है डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, यानी पठन विकार है, डिसलेक्सिया में पढ़ने में दिक्कत होती है। हाँ, बात तो सही है। डिसलेक्सिक बच्चा तारे जमीन पर याद कीजिए, ईशान अवस्थी जो एग्जाम्पल है या जो कैरेक्टर है वहां पर, उसको रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी पढ़ने में समस्या होती है, पढ़ने के अराउंड एंग्शियस फील करेगा बच्चा, रिवर्स पढ़ सकता है, बी को डी, 6 को 9, है ना, ये सब 100 को वॉज को 100, डॉग को गॉड, ऐसा भी पढ़ सकता है रिवर्स में भी, और पढ़ने में कठिनाई होती है, रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, बिल्कुल सही है। डिसग्राफिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर, ये हम कल भी डिस्कस कर रहे थे पेडागोजी में भी कि डिसग्राफिया, ग्राफ की बात आ गई, ग्राफ किससे बनाओगे, हाथ से बनाओगे, दिमाग में याद रखोगे, राइटिंग की प्रॉब्लम है डिसग्राफिया, बात तो सही है ये भी, ठीक। फिर आता है थर्ड ऑप्शन सी, कहता है डिसग्राफिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर होता है ना कि डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब यहाँ राइटिंग से है, तो ये तो गलत हो जाएगा। डिसलेक्सिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर नहीं, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, तो सी और डी तो गलत हो गए। हमारे सामने बचते हैं 2 ऑप्शन, ए और बी, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बात सही है नहीं है, सही है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी और डी तो गलत हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। रीटा एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। रीटा अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर यूजेस विजुअल डिवाइसेस एंड लैंग्वेज गेम्स टू टीच इंग्लिश टू क्लास 7th स्टूडेंट्स। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज रीटा अप्लाइंग। मतलब रीटा एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, विजुअल डिवाइसेस का यूज कर रही हैं, देख करके बच्चा भाषा को सीख पाए, कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं, कुछ और इस तरह के फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, है ना। एंड लैंग्वेज गेम्स, अब गेम्स में आपका क्या कहेंगे उसको, अंताक्षरी हो सकती है इंग्लिश में, और 70 तरह के ऐसे लैंग्वेज गेम्स हो सकते हैं जिस 7th क्लास में वो यूज कर रही हैं भाषा को सिखाने के लिए। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग है या टीचिंग है, यानी कौन सा सिद्धांत है सिखाने का या पढ़ाने का। तो पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी वो बच्चों को अभिप्रेरित भी रख रही हैं और उनकी रुचि भी बना के रखने की बात कर रही हैं। बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेटिंग विद लाइफ, यानी जीवन से जोड़ रही हैं। क्या सिर्फ जीवन से जुड़ने की बात हो रही है यहाँ पे, लैंग्वेज गेम हमेशा जीवन से जुड़ेंगे, पता नहीं, हो भी सकता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन, बार बार रिपीट हो रही होती कोई चीज तो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन की बात हो रही है, ठीक। अब हमें इन तीनों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चाहिए, क्योंकि तीनों को ही हम डिनाई नहीं कर सकते बिल्कुल कि ये हो ही नहीं सकता, हो तो सकता है, ठीक, सॉरी। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी एक तो बच्चे मोटिवेटेड होते हैं जब, और उनका इंटरेस्ट बढ़ता है जब उनको कोई चीज दिखा करके सिखाई जाए। जब हम कहते हैं कि लर्निंग स्टाइल्स हैं 3, सीखने के 3 स्टाइल्स हैं, अधिगम के 3 स्टाइल्स हैं, और फटाफट से आप मेरे साथ बताएंगे कि कौन से स्टाइल्स हैं। तो अधिगम शैलियां जिनको हम कहते हैं कि बच्चे 3 तरह से सीखते हैं, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 3 तरह से सीखते हैं, 3 मुख्य स्टाइल्स हैं सीखने की, ठीक। विजुअल, ऑरल और काइनेस्थेटिक, ठीक। अब विजुअल मतलब देख करके, बजाय कि बोलने के या कुछ लिखने के, आप कोई इमेज दिखा दीजिए, कोई नॉवल पढ़ने की बजाय आप पिक्चर दिखा दीजिए, ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे। रीजन क्या है, 65% जो लर्नर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो विजुअल लर्निंग स्टाइल है उनका, उनको दिखा करके कोई चीज सिखा दो तो भूलते नहीं है, यानी पिक्चर दिखा दीजिए, जो मैं भी पीपीटीज में बहुत यूज करती हूँ, अगर आप कोई पिक्चर दिखा देंगे तो वो ज्यादा याद रहता है बजाय कि कोई शब्द लिखने के। तो 65% जो लर्नर्स होते हैं उनका लर्निंग स्टाइल विजुअल लर्निंग स्टाइल है। फिर आता है ऑरल। ऑरल बोले तो ऑडियो से संबंधित है, यानी सुन करके, श्रव्य अधिगम करता है एक तरह से, तो ये है 30% लोग। 30% लोग सुन करके, कोई आप जैसे अपने दोस्त को कहते होंगे पेपर से पहले कि भाई तू सुन के बता दे, या तू बोल के बता दे, तू बोल दे एक बार डेफिनेशन, फिर याद हो जाएगी, तो ये ऑडिटरी लर्निंग हो गई, या रेडियो या पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप। फिर आता है आपका काइनेस्थेटिक, यानी करके सीखने वाले लोग। जितने ज्यादा सेंसेस आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे सीखने में उतना बेहतर है, सिंपल एज दैट, ठीक। तो 5% लोग हैं जिनको करके ही दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो विजुअल में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, इतनी बात तो पक्की है ना।
और मोटिवेटेड भी होगा बच्चा। क्यों? क्योंकि गेम्स में सबको मजा आता है, बच्चा है तो गेम्स में तो मजा आएगा ही। तो हमें पहला ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रहा है बाकी के दो के। फिर भी बाकी के दोनों को देखते हैं एक बार। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेटिंग विद लाइफ, जीवन से जोड़ रहे हैं आप, तो जीवन से जोड़ रहे हैं तो मोटिवेशन और इंटरेस्ट तभी तो क्रिएट हो रहा है कि कुछ तो कनेक्ट हो ही रहा होगा, मीनिंगफुल होगी लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस एज सच, मतलब इसको जनरली हम स्किल्स के बेसिस पे देख लेते हैं कि भाई नेचुरली वो सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, सारी स्किल्स एक साथ आ रही हैं, तो उस सेंस में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। आज सर ने 4 लर्निंग स्टाइल बताए थे, नेहा 400 भी बताए जा सकते हैं। अलग अलग राइटर, अलग अलग लोग अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स बताते हैं। ये जो मुख्य 3 हैं उनकी बात हम करते हैं, है ना। साइकोलॉजी ऐसा विषय नहीं है, या पेडागोजी की भी अगर हम बात करें, इतने सारे सिद्धांतकार हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेम चीज पे अलग अलग बात कही है। वही जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, किसी के हिसाब से 3 है और किसी के हिसाब से 4 है और किसी के हिसाब से 14 भी है ना। पेडागोजी स्पेशल में जब आप होते हैं तो मैं बताती हूँ। तो बात को समझना है कि किस सेंस में कही जा रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, बच्चे का इंटरेस्ट भी आएगा और वो अभिप्रेरित भी होगा, तो बाकी तीनों ऑप्शंस अपने आप ही इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग, यानी एक होती है बॉटम अप अप्रोच, दूसरी होती है टॉप डाउन अप्रोच। बात हो रही है टॉप डाउन अप्रोच के बारे में क्या सही नहीं है, बताइएगा। आपके नेम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, आपके स्टूडेंट्स बनाते हैं। अगर अंटिल अनलेस जब तक करेंगे इस पे बात। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट, सिर्फ चैनल्स ही नहीं है, वेबसाइट से लेके पता नहीं क्या क्या अभी काम चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं उस पे काम। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग, टॉप डाउन प्रोसेसिंग के बारे में क्या सही नहीं है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग के बारे में क्या सही नहीं है, फटाफट से बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है लिसनर्स मेक यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे दुनिया का ज्ञान बनाने की कोशिश करते हैं इसके द्वारा। लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, यानी हर एक शब्द को समझने की जरूरत है लिसनर्स को। लिसनर्स रिलाई ऑन देयर बैकग्राउंड नॉलेज, जो उनको पहले से पता है उस पर रिलाई करते हैं टॉप डाउन अप्रोच में। या फिर लिसनर्स मेक गेसेस अबाउट द इंटेंडेड मीनिंग, मतलब जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, वो अपने आप एक मीनिंग गैस करने की कोशिश करते हैं सुन करके, किसी कहानी को, कुछ पढ़ करके। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो हमें ये समझना होगा टॉप डाउन और बॉटम अप है क्या, तब हम सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। जब हम बात कर रहे हैं टॉप डाउन अप्रोच की या बॉटम अप अप्रोच की, तो टॉप डाउन ही समझ लेते हैं पहले, टॉप डाउन अप्रोच, और दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच ये हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। ठीक, बात सही है नहीं? ठीक, देखें अगर तो टॉप डाउन में आप एक स्टोरी सुनते हैं, पूरा जिस्ट सुन सकते हैं उस स्टोरी का, फिर उस स्टोरी को आप समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप स्टोरी से आते हैं एक पैराग्राफ की तरफ कि अच्छा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या कहा गया है। फिर उस पैराग्राफ से भी आप जाते हैं आपके कोई एक सेंटेंस की तरफ मान लेते हैं, और भी इसमें बीच में कई चीजें रहती हैं, सेंटेंस। फिर सेंटेंस को भी आप तोड़ के देखते हैं, अच्छा इस वर्ड का क्या मतलब है। फिर उस वर्ड से भी आप अल्फाबेट पे चले जाएं, अगर ABCD है ना, तो ये आप टॉप से जो मेन मीनिंग था स्टोरी का, उससे नीचे तोड़ करके आते जा रहे हैं। पैराग्राफ पे आए, पैराग्राफ से आप सेंटेंस पे आए, सेंटेंस से आप क्लॉज पे आ सकते, फ्रेज पे आ सकते हैं, फिर उससे आप वर्ड पे आ सकते हैं, फिर आप एक लेटर पे भी जा सकते हैं। तो ये है टॉप से डाउन, यानी मीनिंग से आप नीचे तोड़ते हुए स्ट्रक्चर को आगे। बॉटम अप क्या है? बॉटम अप है, शुरुआत करते हैं आप किससे, बिल्कुल वर्ड मीनिंग से, एक अल्फाबेट से या लेटर से, ABCD सीखने से। फिर आप वर्ड सीखते हैं, वर्ड के बाद आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं, तो आप सेंटेंस को समझते हैं। फिर आप उसके बाद एक पैराग्राफ पे जाते हैं, पैराग्राफ पे जाते हैं, फिर आप जाते हैं स्टोरी या एक कंप्लीट स्टोरी के मीनिंग पे। तो आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी बॉटम अप। ABCD से आप एक कंप्लीट स्टोरी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो टॉप डाउन अप्रोच में स्टोरी का जस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आपको सेंस समझ में आ जाना चाहिए। एक एक वर्ड जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आया हो, वो तो आप बाद में तोड़ करके समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिसनर्स मेक यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की समझ का इस्तेमाल करते हैं। हाँ ठीक है, लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, ये कहना गलत है, क्योंकि आपको जो दुनिया की समझ है वो आप कहानी को समझने में इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं आपको हर शब्द किसी मूवी में, किसी किताब में, किसी कहानी में समझ में आए, लेकिन आप सेंस बनाते हैं वो पढ़ करके कि अच्छा इसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में ये हो सकता है। ठीक, किसी गाने में भी, इवन फॉर दैट मैटर, आप कोई पंजाबी गाना सुन रहे हैं, जरूरी नहीं आपको सारे शब्द समझ में आए, है ना, लेकिन आपको एक मोटा मोटा मीनिंग समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है? लिसनर्स नीड नॉट टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड,
जबकि वहीं आप उल्टा पंजाबी सीखना शुरू कर दें अगर बिल्कुल शब्द उससे ABCD से लेटर्स से, तो फिर क्या होगा, फिर बॉटम अप अप्रोच हो जाएगी, फिर वहां आपको एक एक मीनिंग वर्ड सब समझ में आना चाहिए। तो लिसनर्स रिलाई ऑन देयर बैकग्राउंड नॉलेज, हाँ कि आपको जो पहले से पता होगा उसका आप यूज करके समझ बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कहना चाहता है ना। लिसनर्स मेक गैसेस अबाउट द इंटेंडेड मीनिंग, हाँ मीनिंग क्या हो सकता है उसको लेकर के आप गैस करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि टॉप डाउन अप्रोच में आपको हर एक शब्द समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच टूल इज नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी एक होता है समेटिव असेसमेंट जिसमें मार्क्स वगैरह की बात की जाएगी, जजमेंट के लिए है एक तरह से, अगर देखा जाए कितने % नंबर आए, साल में 2 बार होगा या बिल्कुल एंड में होगा टर्म के। वहीं फॉर्मेटिव क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, FA जिसको कहते हैं हम, साल में 4 बार FA हो रहे हैं, FA1 FA2, अब तो टर्म वाला सिस्टम आ गया है। तो विच टूल इज नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कौन सा टूल आइडियल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, यानी जहां पे बच्चे को ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम आकलन कर पाए पूरे साल भर में एक्टिविटी बेस पे। जरूरी नहीं वहां पे पेपर पेंसिल टेस्ट हो, और FA में पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होता है, essay में जनरली पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। तो प्रोजेक्ट एक्टिविटी बेस्ड है तो FA का उदाहरण है, क्लास प्रेजेंटेशन ये भी एक्टिविटी बेस्ड ही है, असाइनमेंट एक्टिविटी बेस्ड ही है, लेकिन पेपर पेंसिल टेस्ट ये essay में चला जाता है। तो यही सही है क्योंकि पेपर पेंसिल टेस्ट ही गलत था, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है असेसमेंट डन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू क्लैरिफाई स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड डैश। मतलब वो आकलन जो थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा हो टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ को बेहतर करने के लिए, थ्रू आउट यानी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है, बीच में जहां बच्चों को दिक्कत आ रही है वो भी समझा जा रहा है, जहां वो बेहतर कर सकता है उसको भी समझा जा रहा है, ठीक। तो थ्रू आउट चल रही है चीजें। तो असेसमेंट इन लर्निंग है या असेसमेंट एज लर्निंग है, फॉर है या ऑफ है। ऑफ लर्निंग आफ्टर होगा, थ्रू आउट नहीं चलेगा। आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको टेस्ट लेना है, देखना है कितने नंबर आए, वो ऑफ लर्निंग है। essay का उदाहरण है, यहाँ पे हमें FA यानी फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन का उदाहरण चाहिए। असेसमेंट एज लर्निंग होता है सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का आकलन खुद से करे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है भाई, सीखने के लिए आकलन, ये बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये प्रक्रिया चल रही है ना। बच्चों को कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ वो फीडबैक की जरूरत है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इन लर्निंग तो चैप्टर में ही इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए वो आएगा नहीं यहाँ पे। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इसका उदाहरण है, फॉर लर्निंग का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लर्नर्स शुड बी एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज, यानी भाषा का उनको माहौल मिलना चाहिए, ठीक है। एंड एरर्स आर एविडेंस दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस इज एडवोकेटेड बाय, यानी बच्चों को आपको भाषा का माहौल देना चाहिए। एंड एरर्स यानी जो गलतियां उनसे हो रही हैं, आर एविडेंस, वो ये सबूत है इस बात का कि लर्निंग हो रही है, यानी बच्चा अगर सीखेगा नहीं तो गलती भी नहीं होगी, गलती हो रही है इसका मतलब सीख तो रहा है, ठीक है ना, सीख तो रहा है। तो लर्नर्स शुड बी एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज एंड एरर्स आर एविडेंस दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एडवोकेटेड बाय। कौन लोग कहेंगे कि अगर गलतियां हो रही हैं तो बच्चा सीख रहा है, और लैंग्वेज का उसको एक्सपोजर दीजिए, स्पेस दीजिए, माहौल दीजिए लैंग्वेज का बच्चे को, तभी वो बच्चा भाषा सीखेगा। तो ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है ये, मानवतावादी। साइको एनालिस्ट यानी मनोविश्लेषणवाद। देखिए ह्यूमनिस्ट आपको जनरली ये इज्म नहीं पढ़ने होते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी नहीं पढ़ने होते हैं। जब पेडागोजी स्पेशल या आप सीटेट के बाद की तैयारी करते हैं तो ये मैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी सारे डिस्कस करती हूँ, पहला ही चैप्टर है ना। तो मानवतावादी लोग ये मानते हैं कि ह्यूमंस इनहेरेंटली अच्छे ही होते हैं, और बाकी तो सिचुएशन है, ये है वो है, और इसमें कार्ल रॉजर्स आपके अब्राहम मैस्लो आ जाते हैं, तो आपको वो जानना नहीं है। और ये ह्यूमनिस्टिक थॉट नहीं है कि लैंग्वेज के बारे में बात करना, लैंग्वेज दिमाग से जुड़ी हुई एक चीज है, और कॉग्निटिविस्ट लोग यहाँ पे ऐसी बात करेंगे, ना कि साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड यहाँ पे आ जाएंगे, मन के विश्लेषण की बात करेंगे, सपनों का मनोविज्ञान या इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की बात करेंगे, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की बात करेंगे, इड ईगो सुपर ईगो की बात करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ये अलग ही कहानी चली जाएगी। बिहेवियरिस्ट जो है वो तो भाई कंडीशनिंग की बात करेंगे, रट्टा लगवाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रिपीट कराते रहो, हैबिट फॉर्मेशन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, इसको भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते एजुकेशन के लिए। कॉग्निटिविस्ट लोग हैं जो ये कहेंगे कि गलतियां सीखने का ही हिस्सा हैं, और आप माहौल दीजिए तो हमारा ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करेगा। थिंकिंग ब्रेन क्या है, कंप्यूटर की तरह है जिसमें चीजें जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, रिटेन करना, समझ बनाना, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब पे ध्यान देंगे कॉग्निटिविस्ट लोग। और एक नॉम चॉम्स्की भी आपकी कहीं ना कहीं
कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो आप उनको, हालांकि वो नेटिविस्ट माने जाते हैं लैंग्वेज को लेकर के, यानी नेटिविस्ट वो लोग जो कह रहे हैं कि इनेट क्षमता है आपके ब्रेन में भाषा को एक्वायर करने की। तो ये संज्ञानवादी हैं, कॉग्निटिविस्ट लोग हैं जो ये कहेंगे कि भाषा के लिए आप एक्सपोजर दीजिए और गलती हो रही है इसका मतलब सीख रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज, यानी रचनात्मकता भाषा की शिक्षा में क्या है। पहला है क्लासरूम एक्टिविटी यूजिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी आप क्लासरूम एक्टिविटी करा रहे हैं कुछ नए मेथड्स का इस्तेमाल करके, यानी क्रिएटिविटी यानी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो सुंदर लग रही है देखने में, फिर भी सेकंड ऑप्शन देखेंगे, क्लासरूम मटेरियल यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, सीएलटी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता है आप कम्युनिकेशन को माध्यम बना करके भाषा सिखा रहे हैं, यानी बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्लास में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस भाषा को आप सिखाना चाहते हैं उस भाषा में, यानी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। मान लीजिए इंग्लिश आप सिखाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में बच्चे बातें कर रहे हैं, ठीक। फिर आता है ओपन एंडेड क्लासरूम टास्क विच अलाउ फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एंड आंसर्स, यानी ऐसे टास्क दीजिए जहां पे ओपन एंडेड टास्क हैं, बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम करने हैं या एक्टिविटी करनी है जिसमें वो अलग अलग मीनिंग या अलग अलग दिशाओं में जा सकता है, नई चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकता है। उससे क्या होगा, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एंड आंसर्स आएंगे, वो अलग अलग विचार करेगा, अलग अलग चीजें लिखेगा, सोचेगा, एक्सप्रेस करेगा। यहां पे क्रिएटिविटी निकल के आ रही है, क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स या डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है, यानी दिशाओं में सोचने की बात हो रही है। बात सही है नहीं है? फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, मर्जिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यानी आप एलिमेंट्स मर्ज कर दिए आपने एक साथ और कुछ समझने के लिए, तो इसमें क्रिएटिविटी कुछ नया निकलने की बात नहीं हो रही है। तो ओपन एंडेड थॉट रखिए या डाइवर्जेंट थिंकिंग रखिए, अपसारी चिंतन जिसको हम कहते हैं, दिशाओं में सोचिए तो क्रिएटिविटी आएगी, कुछ नया निकल करके आएगा, ठीक। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से वो भाषा तो नेचुरली सीख जाता है लेकिन कुछ नया निकल के आएगा ये जरूरी नहीं है। न्यू मेथड्स का इस्तेमाल कर देंगे तो क्रिएटिविटी आ ही जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है जब तक आप बच्चों को दिशाओं में सोचने के लिए मौका नहीं देंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप उनको डिफरेंट गेम्स के लिए कह सकते हो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कह सकते हो, जिससे वो दिशाओं में सोचें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये कहता है विच इज अ टूल दैट अलाउज फॉर अ नंबर ऑफ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। अब इसका पहले आप जवाब देंगे तब हम समझेंगे ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होता क्या है, ठीक ना? फटाफट से बताएं। देखिएगा एक बार, विच इज अ टूल दैट अलाउज फॉर अ नंबर ऑफ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए सिंक्रोनस हैं जो रियल टाइम में आपको इंटरेक्ट करने की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और आप उधर से कमेंट कर सकते हैं तुरंत के तुरंत, रियल टाइम में बात चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग हो गई जैसे, है ना। 9 बज के जितने भी मिनट हुए हैं, ये तो 6 बजा रही है, ये चाबी भरने वाली घड़ी हमने ले ली है और तब से हम चाबी ही नहीं भर पाते हैं। 9:36 हो रहे हैं और एग्जैक्ट सेम टाइम पे आप भी उधर देख पा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, सिंक्रोनस है, ठीक। आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, सिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस हो जाएगा, आपने किसी को मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, वो उसकी मर्जी है कब रिप्लाई करे, तो वो रियल टाइम में ना होकर के बाद में भी आप उसमें इनपुट दे सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं। जब ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है तो कौन सा एक उदाहरण है, कौन सा ऐसा टूल है जो सिंक्रोनस, यानी ऐसी चीजें जो रियल टाइम में चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी हो जाएगी, और एसिंक्रोनस चीजें भी हैं, यानी जहां पे बाद में भी रिस्पॉन्ड करने का ऑप्शन है या चीजें पहले से फीडेड भी हैं। तो ये टेलीविजन होगा, टेलीविजन तो एसिंक्रोनस ही है, वहां पे तो आप टेलीविजन पे थोड़ी ना आप किसी से डायरेक्ट चैट थोड़ी करते हो, आप वहां कमेंट थोड़ी करते हो टेलीविजन देखते समय, है ना। पैडलेट टेक्स्ट बुक भी अगेन वन वे ही है, वो एसिंक्रोनस ही है। रेलवे टिकट बात थोड़ी करेगा आपसे, रेलवे टिकट दोनों तरफ से। तो ये पैडलेट करके जो है एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों ही तरह के टूल्स जो है आपको मिल जाएंगे टीचिंग लर्निंग के लिए। एसिंक्रोनस आपकी स्ट्रीमिंग हो सकती है या बाकी चीजें हो सकती हैं, और इसमें एक पिक्चर मैंने लगाई थी जिसमें उदाहरण था कि आपको कुछ समझना है तो वहां लिखा हुआ भी मिल जाएगा और आपको चैट करनी है तो वो सब ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एरर्स इन अ लैंग्वेज या एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। जब आप भाषा सीख रहे हैं तो गलतियों के बारे में, त्रुटियों के बारे में क्या बात सही नहीं है, नॉट पूछा है हमसे। एरर्स, फर्स्ट ऑप्शन है, एरर्स आर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, यानी जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो महत्वपूर्ण हैं सीखने की प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में। बात तो सही है, लेकिन हमको सही चाहिए कहां, हमको चाहिए गलत, हमको चाहिए रेड फ्लैग, यहाँ पे ग्रीन नहीं चलेगा। देखिएगा एक बार, एरर्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी जो गलतियां हैं वो दूसरी भाषा के एक्विजिशन को समझने में मदद करती हैं। हाँ भाई, गलतियां तो मदद करती हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं, रागिनी बहुत बढ़िया। थर्ड ऑप्शन देखिए, एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां या गलतियां जो हैं वो समस्या या बाधा का काम करती हैं, जो कि गलत है क्योंकि लर्निंग का पार्ट है एरर्स, है ना। एरर्स आर नॉट ऑलवेज बैड एंड हेल्प इन लर्निंग, बिल्कुल सही बात है कि जो एरर्स हैं वो हमेशा गलत ही नहीं होती, सीखने में मदद करते हैं। तो ये तीनों तो सही है, बट हमको तो सही नहीं चाहिए, ग्रीन नहीं, हमको चाहिए रेड फ्लैग, यानी जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो थर्ड ऑप्शन सही है कि एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, यानी गलतियां जो हैं वो बाधा बनती हैं सीखने में, ये मूर्खतापूर्ण बात है। गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता जो सीखता हो और कभी गलती ना की हो। गलती करना सीखने का हिस्सा है, ये हम पूरी पेडागोजी में मान करके चलते हैं। तो ये हुई एक बात, एरर्स को हिंड्रेंस या बैरियर की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, अवसर की तरह देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, इन अ सेकेंड लैंग्वेज क्लास अ टीचर प्लेड ऑडियो ऑन हेल्थ इज वेल्थ। एक दूसरी भाषा की कक्षा है। दूसरी भाषा का मतलब क्या है, पहली भाषा जो मदर टंग है बच्चे की, चाहे वो आपके लिए हिंदी हो, पंजाबी हो, जो भी आपके घर पे बोली जाती है, जो आपने एक्वायर कर लिया। सेकंड लैंग्वेज है जो भी दूसरी भाषा आप स्कूल में सीख रहे हैं या जो आपकी मातृभाषा नहीं है, तो वो सेकंड लैंग्वेज बन जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो मान सकते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, अज्यूम कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है, जो कि ज्यादातर लोगों की होगी भी। तो सेकंड लैंग्वेज सिखाते समय टीचर ने क्या किया, एक ऑडियो, एक कुछ ऑडियो प्ले की, किस चीज की, कोई एक किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है ऑडियो, कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। तो ही देन डिस्ट्रीब्यूटेड हैंडआउट्स, अब हैंडआउट्स दिए, कुछ शीट्स दी टीचर ने, एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से सही आंसर को टिक करना है, उस बेसिस पे जो ऑडियो सुनाई गई थी आपको कि हेल्थ इज वेल्थ, अब आपको सही आंसर टिक करने हैं सुन करके, समझ करके। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन वॉज टू एनेबल द लर्नर, यानी उद्देश्य क्या है इस लेसन का, बच्चों को क्या सिखाना, बताओ एक बार। हाँ बिल्कुल, एस्टेट के लिए हेल्पफुल है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे एस्टेट में भी, आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएंगे। ये जहां भी इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाती है वहां हेल्प करेगा ही आपको, ठीक है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन वॉज टू एनेबल द लर्नर, क्या उद्देश्य था इस पूरे जो भी लेसन का या ये एक्टिविटी कराने का, कि बच्चा किस में बेहतर हो जाए। टू लिसन टू एनालाइज द आइडियाज, यानी आइडियाज को सुन के एनालाइज कर पाए, यानी विश्लेषण कर पाए उनका कि क्या कहा जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन है टू मेमोराइज द लेसन ऑन हेल्थ एंड वेल्थ। देखिए हमको रट्टे नहीं लगवाने, बच्चों को पैसिव नहीं रखना है, मेमोराइज में तो सिर्फ याद करने की बात होती है, तो याद करना बहुत अच्छा नहीं मानेंगे हम। टू हियर द लेसन ऑन हेल्थ, यानी जस्ट सुन ले बच्चा, तो फिर टिक लगवाने की तो जरूरत ही नहीं थी, सुन के खत्म हो जाता। फोर्थ ऑप्शन है टू एंगेज द लर्नर्स विद अ टास्क, यानी बच्चों को आप एक टास्क में एंगेज कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए, जो कि हमें सुंदर लग रही है बात, लेकिन सिर्फ एंगेज करने की बात होती तो ये असेसमेंट की क्या जरूरत थी। जब हम यहाँ पे आकलन भी कर रहे हैं कि सही आंसर को वो टिक करे, पहले सुन के समझे, एनालाइज करे, फिर एनालाइज करके बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। भाई जब आप विश्लेषण करेंगे तभी तो पता लगेगा कि ये सही है, ये नहीं, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो यहाँ पे एनालिसिस भी काम में आ रहा है, एंगेजमेंट तो अपने आप हो जाएगा। एनालिसिस में बच्चा एंगेज नहीं होगा तो वो एनालाइज कर ही नहीं पाएगा, यानी संलग्न नहीं होगा तो नहीं विश्लेषण कर पाएगा। तो टू एंगेज द लर्नर्स विद अ टास्क, नहीं, एंगेजमेंट यहीं आ गया ऑलरेडी। टू लिसन टू एनालाइज द आइडिया, कि वो प्रॉपर विश्लेषण कर पाए, क्या सही क्या गलत, क्या कहा गया था क्या नहीं कहा गया था, इस चीज का विश्लेषण कर पाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट से बताइएगा और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। ये ईयर 2000 से शुरू हो गया था कि एक इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे सब दुनिया भर में। तो ये कौन सा, और यूनेस्को के द्वारा ये कदम उठाया गया था, जिनका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया इसको ईयर 2000 में, सन 2000 में, कि कौन सा, बताओ आप, डेट तो आप ही बताओगे, नहीं तो फिर जवाब मिल जाएगा आपको, चीटिंग हो जाएगी। व्हेन इज, दिमाग कहाँ है मेरा, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। तो सिंपल है इसका जवाब, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 21 फरवरी, यानी 21 फरवरी सन 2000 से ये शुरू हुआ, ईयर 2000 से यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बना दिया, मातृभाषा दिवस कह लीजिए आप इसको, अंतरराष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट इफ यू वर राइटिंग टू अ कॉलीग हु इज योर फ्रेंड, यानी कि आप किस तरह का ईमेल लिखते यदि आप एक ईमेल लिख रहे हैं अपने उस कॉलीग को, कॉलीग मतलब जो आपके साथ काम कर रहा है, आपके साथ का कोई टीचर हो सकता है, जो आपका दोस्त भी है, जैसे उदय सर हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक। तो किस भाषा में आप लेटर लिखेंगे, बिजनेस लैंग्वेज में, कॉरेस्पॉन्डेंस में, इनफॉर्मल या फॉर्मल,
अब यहाँ पे अगर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया होता कि कॉलीग हु इज योर फ्रेंड, तो बात काम की हो रही थी, तो ये फॉर्मल लेटर हो जाता औपचारिक। लेकिन क्योंकि हु इज योर फ्रेंड, फ्रेंड का भी एंगल दे दिया, तो ये इनफॉर्मल हो जाएगा लेटर, क्योंकि दोस्तों से अनौपचारिक रूप से बात होती है, हाय हेलो कैसे हो, ये वो इधर उधर की फालतू बातें भी आप चार कर लेते हैं। जबकि जहां पे आप फॉर्मल हैं, औपचारिक हैं, तो वहां आप लिमिटेड बात करते हैं। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है, यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड। यानी आप एवरीडे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप ये पेन ले गए क्लासरूम में, ये मग ले गए मान लीजिए, ठीक है, क्लासरूम के अंदर ये बॉटल लेके चले गए, तो इन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को यूज करना क्लासरूम में क्या कहलाएगा, सिंपल बताइए। यूजिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बट इस बार इन्होंने इसके आंसर में कर दी गड़बड़। ठीक, तो यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट टू टीच लैंग्वेज, भाषा सिखाने के लिए आप न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल कटिंग ले गए साथ में, तो ये क्या कहलाएगा। कोई फ्रूट ले गए, क्योंकि ए फॉर एप्पल होता है, तो एप्पल दिखाने का मन किया आपका। इनको एक्चुअल में रियलिया कहते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जो आंसर की दी उसमें इन्होंने इसको टीचिंग एड ही कंसिडर किया, है ना, जो कि किया जा सकता है, हम गलत नहीं कह सकते, दोनों ही ऑप्शन सही है, रियलिया भी गलत नहीं है और टीचिंग एड भी गलत नहीं है, क्योंकि रियलिया भी क्या है, एक टीचिंग एड ही तो है। टीचिंग एड क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं हम इसको, शिक्षण सहायक सामग्री है, शिक्षण को सहायता देने के लिए जो सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं या टीचिंग एड्स कहते हैं, कि टीचिंग को एड कर रही हैं ये चीजें, ठीक है ना। जैसे ये बोर्ड पे भी अगर कोई पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, तो वो टीचिंग एड का ही काम कर रही है। कोई चार्ट ले जा रहे हैं आप, कोई 3D मॉडल ले जा रहे हैं, कोई भी एलिमेंट अगर लेकर के जा रहे हैं, वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, तो उसको एग्जैक्ट शब्दों में रियलिया कह देंगे बाय डेफिनेशन, बट ये रियलिया भी तो टीचिंग एड के ही अंदर आएगा। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन पेडागोजी में हो जाते हैं जहां पे दोनों जवाब सही होते हैं, तो इस बार इन्होंने रियलिया ना मान करके टीचिंग एड मान लिया इसको, तो हम टीचिंग एड ही इसका सही जवाब देंगे। अगर टीचिंग एड ऑप्शन में ही नहीं होता तो फिर तो रियलिया ही ऑप्शन में था। लैंग्वेज गेम्स तो अपने आप में प्रोसेस है, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, टेक्स्ट तो अपने आप में फिर लिखी हुई चीज है, तो रियलिया हो जाता अगर टीचिंग एड नहीं होता तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे, और मर्जी है इनकी, चाहते तो ये रियलिया भी मान लेते टीचिंग एड के होते हुए भी। तो ये वही वाला जो फंडा मैं कहती हूँ कि वो ऑप्शन बेहतर है, या तो वो अपने अंदर बाकी के ऑप्शन को समाहित कर ले या बाकियों से बेहतर ऑप्शन हो। ठीक, तो यहाँ पे रियलिया समाहित हो गया टीचिंग एड में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आप, एट प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से 5 के स्तर पे, जहां पे जो बच्चा है आपका वो 6 से 11 वर्ष की उम्र का है, यानी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 11 ईयर्स, 6 and 11 years. At primary level, a teacher generally motivates learners for coloring and drawing as it helps him. यानी प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं, एक टीचर है जो जनरली मोटिवेट कर रहे हैं लर्नर को कलरिंग के लिए और ड्राइंग के लिए, एज इट हेल्प्स इन व्हाट। कलर कर रहे हैं बच्चों को, आपने कोई शीट दे दी, उसमें रंग भरना है, कुछ ड्रॉ करना है ना, ये सब आपका टास्क दिया है टीचर ने। ये किस चीज में हेल्प करेगा, पहला ऑप्शन है रिलैक्सिंग द टीचर फ्रॉम टीचिंग, टीचर को आराम मिल जाए। टीचर को आराम देना किसी भी पेडागोजिकल टास्क का उद्देश्य नहीं होता। सेकेंड है एंगेजिंग लर्नर्स टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, यानी बच्चे शांत रहें। देखो, शांत रहना, शांति बनाना क्लास में, टीचर को आराम देना, ये फालतू बातें हैं एकदम। आपको सीखने पे फोकस करना है, बच्चे को सेंटर में रख करके। डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स, GF यानी गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स आपका विकास जो है होता है। और कल हम लास्ट में एक क्वेश्चन कर भी रहे थे और कई लोगों ने उसका गलत जवाब दिया था, प्रॉक्सिमोडिस्टल वहां पे जवाब होता, आप लोगों ने सेफेलोकॉर्डल भी दे दिया है। इस पे चर्चा हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे उसका CDP वाला क्वेश्चंस का, जो कि शायद हम परसों करें, शायद कल करें, कल हो सकता है 1% आपकी छुट्टी हो, है ना। अगर आपका इवेंट ना लगा हुआ हो तो समझ जाइएगा, है ना। मैं थोड़ा सा इस हफ्ते 1-2 दिन बिजी हूँ, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं, परसों तो मिलेंगे ही। तो डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स यानी बच्चे के सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी उसकी हाथों की और आंखों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन, समन्वयन लग रहा है, बैलेंस लग रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, जब कलर करेगा बच्चा तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही लगेगा, जब वो स्केच करेगा तब भी यही लगेगा, ड्राइंग करेगा तब भी यही लगेगा। तो ये बात तो सही है कि हम छोटे बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज देते हैं, जैसे क्ले मिट्टी से खेलना, कुछ बनाना, लिखना, रंग भरना, है ना। ये सब चीजें किस लिए, ताकि उनकी फाइन मोटर स्किल्स बेहतर हो सके, लिखना पढ़ना, ये सब बेसिकली लिखना, और ये जो हैंड्स और आई का कोऑर्डिनेशन है वो बेटर हो सके। ठीक, एंटरटेन करना कोई पर्पस नहीं, यहाँ पे सिखाना पर्पस है, सिंपल बात। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और कोर्स कम अंडर व्हाट। यानी ऐसे स्टेटमेंट जो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, एक क्लास के या फिर एक कोर्स के अंत में। यानी आप तीसरी कक्षा में हैं तो बच्चा तीसरी कक्षा के 3rd क्लास के एंड तक ये चीजें सीख ले, ये स्किल्स एक्वायर कर ले, है ना, इतने वर्ड मीनिंग उसको पता हो, ये एटीट्यूड उसके अंदर आ जाए, ये नॉलेज उसकी डेवलप हो जाए। इस तरह का टास्क जो है
वो किस चीज के अंदर आएगी, इस चीज की नॉलेज क्या कहेंगे इसको। तो एक तरह से आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, ये उद्देश्य है कि इस क्लास के जो आप लेसन प्लानिंग अगर आपने की होगी एक्चुअल में, है ना, लेसन प्लानिंग होती है, लेसन प्लान्स बनाए जाते हैं आपके बीएड डीएलएड बीटीसी इन सब में, अगर आपने रेगुलर किया है तो, है ना, हवा में चीजें हुई तो बात अलग है। तो लेसन प्लान की अगर आप बात करें तो पाठ योजना बनाई जाती है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सामान्य उद्देश्य, कुछ होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी विशिष्ट उद्देश्य। तो उसके अंदर सामान्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं भाई, अंग्रेजी में आप ये सीखोगे, ये होगा वो होगा, स्पेसिफिक उस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य आप निर्धारित कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। फाउंडेशनल लिटरेसी आउटकम्स, इसको फाउंडेशनल लिटरेसी कहेंगे कि बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी, रीडिंग राइटिंग पढ़ना सीख जाए, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। टीचिंग आउटकम कहेंगे, न्यूमरेसी आउटकम कहेंगे, नंबर में ये सीख जाएगा या टीचिंग का ये आउटकम आ जाएगा, नहीं, लर्निंग आउटकम कहेंगे कि ये स्किल पर्टिकुलरली बच्चे में डेवलप हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव्स आपने जो सेट किए थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए, तो ये लर्निंग आउटकम के अंदर आएगा कि जो एटीट्यूड आपने चाहा वो डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, नॉलेज स्किल ये सब सीखा कि नहीं सीखा, क्या एक्वायर किया, अंत में आउटकम क्या निकल करके आया, आपने जो सीखा, जो पूरा साल कोई चीज पढ़ी उसका आउटकम क्या आया, जब आप पेपर देकर के आएंगे इतने नंबर आए तो वो, या क्या आपने सीखा, नंबर आए तो फिर भी वो नंबर ही है, आउटकम में ही आएंगी दोनों चीजें, तो ये लर्निंग आउटकम ही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अ टीचर प्रमोट्स ग्रुप डिस्कशन, यानी समूह परिचर्चा पे फोकस करता है, एक टीचर बढ़ावा देता है ग्रुप डिस्कशन को कि बच्चे ग्रुप में डिस्कशन करें, चर्चा करें, डिस्कशन डिबेट ये सब करें। एंड पीयर इंटरेक्शन, यानी बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें इन हर क्लासरूम। शी डज नॉट बॉदर टू करेक्ट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एरर्स, यानी जो टीचर हैं वो बहुत ज्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देती कि हर बार स्पेलिंग सही करें बच्चे की या उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करें। शी इज यूजिंग, ध्यान किस पे उनका है कि पीयर इंटरेक्शन, कि वो चर्चा करना तो सीखें, बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान करना सीखें, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, अपने एक दूसरे के विचारों को सुनना समझना, अपने विचारों को प्रेजेंट करना, ये सब सीखें। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बाद में भी जाकर के ठीक हो सकती है। शी इज यूजिंग डैश अप्रोच इन हर क्लासरूम, कौन सी अप्रोच है, बच्चे एक्टिव हैं, कुल मिलाकर के हमें ये नजर आ रहा है कि बच्चे जो है ग्रुप डिस्कशन में, पीयर इंटरेक्शन में क्या है, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बच्चा जहां एक्टिव है वो बढ़िया बात है, ठीक। स्पेलिंग वगैरह पे बाद में जाया जा सकता है, जबकि स्पेलिंग जो है ट्रेडिशनल रोल में तो हम कहते हैं कि हाँ भाई स्पेलिंग पे भी फोकस करना है, एक्लेक्टिक में दोनों तरीके हम अपनाते हैं कि स्पेलिंग भी हो जाए सही और ये भी एक्टिव भी रहे बच्चा। स्ट्रक्चरल तो सिर्फ स्ट्रक्चर पे ही फोकस करेगा। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, रचनावादी, पियाजे वाइगॉत्स्की वाली, क्योंकि बच्चा एक्टिव है, बच्चे को एक्टिव रखने पे, मीनिंग मेकिंग पे, अर्थ निर्माण पे फोकस है कि बच्चे के विचार, उसका विचारों का आदान प्रदान, वो सोचता कैसे, इन सब चीजों पे ध्यान हो, तो जीवन से जोड़ करके हम उसको एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है टू टीच टेंस इन योर क्लास, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस सीखते थे ना, पढ़ा होगा कभी ना कभी आपने। तो टू टीच टेंस इन योर क्लास यू यूज टू पिक्चर्स ऑफ द सेम पर्सन, आप दो पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, एक हिमांशी है जो 11 साल की है और एक हिमांशी है जो 21 साल की है, ठीक है, हिमांशी ही, ठीक, दो पिक्चर का आपने यूज किया, आप अपना नाम रख सकते हैं, किसी का भी नाम रख सकते हैं। वन पिक्चर टेकन 15 ईयर्स अगो, यानी 15 साल पहले एक पिक्चर ली गई थी जब बच्चा 15 साल का था। एंड अनदर जस्ट क्लिक्ड, और दूसरी पिक्चर हो सकती है जो 30 साल की उम्र में ली गई, ये तो जस्ट मैंने 10 साल के गैप पे आपको उदाहरण दे दिया है। यू इनिशिएट अ टॉक इन द क्लास अबाउट हिज प्रेजेंट एंड पास्ट, हिज अपीयरेंस, हिज हैबिट्स, नाउ यू आर यूजिंग। फिर आप पिक्चर देख के कह रहे हैं देखो पहले ऐसे बाल रखता था ये व्यक्ति, ऐसा दिखता था, या आप खुद के बारे में भी दिखा सकते हैं 10 साल पहले या 15 साल पहले, आज ऐसा दिखता है, इससे ये पता चलता है कि इस हैबिट, पहले बटन नहीं लगाता था, अब देखो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो गया एंड ऑल, ये वो देख करके आप बता सकते हैं पिक्चर के बीच में। तो इससे क्या पता लग रहा है बच्चे को, ये प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग या एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया कि आप लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह से कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर होता क्या है ये समझ आ जाए बच्चे को, फिर आप टेंस पे जाएंगे, जीवन से जोड़ रहे हैं बेसिकली। तो रूल बेस्ड ग्रामर है ये, है ना, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर है, सिर्फ रूल बता देते आप, फिर इतनी कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी। अगर रूल बेस्ड ग्रामर होती तो सिंपल रूल बता दिया जाता है कि ये टेंस है, इसमें ये रूल होता है, बात खत्म। जैसे आप लोगों को या हम लोग को पढ़ाया गया बचपन में इतने प्यार से, इतने अच्छे से, इतने तरीके से, तो कम ही लोग डिस्कस करते थे तब। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में भी लगभग रूल्स पे ही बेस्ड होती है, थ्योरेटिकल ही होती है वो भी। स्ट्रक्चरल ग्रामर में बस स्ट्रक्चर पे ही फोकस है ना, ये फॉर्म है, ये है, वो है, ये सारी बातें स्ट्रक्चर में भी थियोरेटिकल ही है, लेकिन यहाँ पे आप एक्टिविटी करा करके मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं, बच्चों के जीवन से जोड़ करके सिखा रहे हैं, फिर उदाहरण देंगे। तो ये पेडागोजिकल ग्रामर है जो अर्थ निर्माण पे फोकस करती है कि बच्चे को एक्टिव रख करके हम चीजें सिखाएं, ना कि ग्रामर को रूल्स की फॉर्म में नहीं रटाना है, जीवन से जोड़ करके सिखाना है। ये आपकी पेडागोजिकल या कॉन्टेक्चुअल ग्रामर भी हमें कह सकते हैं, उसको संदर्भ में आप सिखा रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन, प्रदूषण पे एक आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा, पहला है फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स, अभी यही हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों का निर्माण करते हैं कि किस उद्देश्य से क्या सिखाना चाहते हैं आप, वो लिखेंगे। प्रिपेयर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए होते हैं, या गो थ्रू द टॉपिक मैनी टाइम्स, बहुत बार आप टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। सेलेक्ट टीचिंग एड्स या टीचिंग एड सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप उद्देश्य का निर्माण करते हैं कि ये सामान्य उद्देश्य होंगे यानी जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कर क्यों रहे हैं, ये क्लास हो क्यों रही है, ताकि आप सीटेट में या जो भी टेट एग्जाम है जहां पे भी इंग्लिश पेडागोजी आती है आपको मदद मिल सके, इंग्लिश के क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वो आप सीखेंगे। तो ये उद्देश्य है इस क्लास का कहीं ना कहीं। तो उसी तरह से जब आप एक लेसन प्लान बना रहे हैं तो एक ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने होते हैं जो आपका पहला स्टेप है, बाकी सब बाद में आएंगे कि आप फिर अब कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, है ना, फिर आप टीचिंग एड सेलेक्ट करते हैं, फिर बाद में प्रेजेंटेशन का नंबर आता है, ठीक है, 10 साल बाद भी याद है। चलिए खैर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर कि आप उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, फ्रेम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप कमेंट करके बता देना सेशन के बाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ये पीडीएफ आपको जो भी एक दो पेंडिंग है वो मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, और ये है बैच आपका जहां आप एनरोल कर सकते हैं करियर लैब। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो भी आप बता सकते हैं। आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, धन्यवाद आप सभी का। और 16, 15 बहुत बढ़िया, 16, 13, 11 बहुत बढ़िया। चलिए कल मिलते हैं, होपफुली कल मिलेंगे, अगर इवेंट ना लगा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि क्लास फिर परसों होगी।